अब हमारे पास जो कॉस्ट ऑडिटर का व्यू पॉइंट हम पढ़ रहे थे एथिक्स, उसी में एक और यूनिट इसने दे रखी है कि कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, रेमुनरेशन, इन सारे पॉइंट से रिलेटेड जो हमारे पास बेसिकली आप लोग कंपनी लॉ में भी ये पूरे सेक्शन पढ़ चुके हो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसने दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर। कौन सा सेक्शन है ये कंपनीज एक्ट का, ध्यान है किसी को? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का कौन सा सेक्शन है कंपनी लॉ का? सर 139 और 141 किसका है? मतलब ये सारे सेक्शन जो चलते हैं 139। वो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन वाला है। हाँ, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही अब दिख गई क्या? हाँ सर। चलिए ठीक है। कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर। एक कॉस्ट ऑडिटर के रूप में ये पर्सन क्या नहीं हो सकते, अपॉइंट नहीं हो सकते। सबसे पहले इसने बोला कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो क्या नहीं अपॉइंट हो सकती, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई एलएलपी है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो उसे आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। तो देखिएगा, नॉट अपॉइंटमेंट का पहला पॉइंट क्या है? अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये भी अपॉइंट नहीं हो सकता। आप जिस कंपनी में एम्प्लॉय हो या उसके जो ऑफिसर है, तो उस कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला? अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज in the employment of an officer or employee of the company। बताओ इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? जल्दी बोलो, सी पॉइंट का मीनिंग। देखो इसने क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं कि एक कॉस्ट ऑडिटर के रूप में आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि या तो पार्टनर है या जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। यानी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, ये एक पर्सन है ए, ठीक है, ये जो है ना वो एक्स लिमिटेड का एक एम्प्लॉय है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्स लिमिटेड के ऑडिटर की बात कर रहा है ये कि एक्स लिमिटेड का ऑडिटर कौन होगा। तो उसने क्या बोला, ये जो ए है अगर वो एम्प्लॉय है तो वो सेकंड पॉइंट में कवर हो गया कि वो एम्प्लॉय ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। अब इस एम्प्लॉय का अगर कोई भी पार्टनर है या इस एम्प्लॉय के यहां अगर कोई और, इसने जैसे क्या कर रखा है, मान लो एक फर्म बना रखी है कोई,
ठीक है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ये जो एम्प्लॉय है जो कि एम्प्लॉयमेंट में है, या कोई ऑफिसर जो कि एम्प्लॉयमेंट में है, उसका पार्टनर भी क्या नहीं कर सकता, ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। कोई भी पार्टनर या कोई भी जो इस एम्प्लॉय के अंडर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो भी यहां पर डिस्क्वालीफाई हो गया, या उसे भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। अब अगला पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट क्या हो गए। पहला पॉइंट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ एक एलएलपी अगर एलएलपी के तहत रजिस्टर्ड है हो सकती है। दूसरा, कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अपॉइंट नहीं हो सकता। कोई भी पार्टनर या जो उस एम्प्लॉय या ऑफिसर के एम्प्लॉयमेंट में है या उसका कोई पार्टनर है, वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता। अब चौथा पॉइंट देखो इसने क्या बोला। A person who or his relative or partner is holding any security of or interest in the company or any of its subsidiary or its holding or associate or subsidiary of such holding। अब देखो इस पॉइंट में इसने क्या बोला। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये एक पर्सन है, इस ना तो ये खुद, ठीक है, ना इसका कोई रिलेटिव, और ना इसका कोई पार्टनर। 3 जनों को इसने इसमें से हटा दिया। A person who or his relative और पार्टनर, अगर इन्होंने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है कोई भी सिक्योरिटी उस कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग में या उसकी एसोसिएट में, मतलब कुल मिलाकर, अब देखो लैंग्वेज पर मत जाना, कुल मिलाकर जो पॉइंट इन्होंने दिया कि अगर कोई भी पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका कोई भी पार्टनर और उसने क्या हेल्ड कर रखी है, उस कंपनी की सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है, या उसका उसमें इंटरेस्ट है उस कंपनी में या उस कंपनी की सब्सिडरी में या उस कंपनी की होल्डिंग में या उस कंपनी के किसी भी एसोसिएट में, तो उस पर्सन को भी आप क्या अपॉइंट नहीं कर सकते, एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर जो इन्होंने पॉइंट लिया वो ये था कि अगर आप उस कंपनी में या उस कंपनी की एसोसिएट में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में अगर आपने सिक्योरिटी हेल्ड की हुई है, तो आप क्या नहीं कर सकते, उस कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अब देखो फिर इसने एक पॉइंट बोला, रिलेटिव ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म। अब मान लो आपने एक सीए में फर्म बना रखी है, ये एक पर्सन है ए और ये एक पर्सन है बी, ठीक है, इन दोनों ने एक फर्म बना रखी है। अब इनके पास नहीं है, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, अगर इनके रिलेटिव्स, इनमें से किसी के भी रिलेटिव्स के पास अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटी है, तो फिर आप इस फर्म में से किसी को भी कॉस्ट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? ये एक फर्म है, ये फर्म कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होना चाहती है, लेकिन इस फर्म के जो पार्टनर हैं उनका जो रिलेटिव है
उसके पास 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू वाली कंपनी की सिक्योरिटी है तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते। बोलो क्लियर क्या? इनकी तो वैसे आपने कुछ केस स्टडी भी कर रखी होंगी ना कंपनी लॉ में। कर रखी है क्या? बताओ। केस लॉ नहीं कर रहे केस के, क्योंकि पता केस लॉ से ही ज्यादा समझ में आता है। चलो करना इसके उसमें दिए हुए। आपके पास कोई बुक है क्या लॉ की जिसमें से पढ़ रहे हो? कौन सी है? अच्छा, तो उसमें है क्या इसकी केस स्टडी या नहीं है? नहीं है, चलो एक बार देखूंगा मैं, होनी तो चाहिए यार। क्योंकि क्या ऐसे आप पढ़ रहे हो ना तो ये याद ही नहीं होंगी आपको। पता है ये प्रोविजन अगर मान लो, और ऐसा तो इतना बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं आना, आपको पॉइंट टू पॉइंट ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अब जैसे अगला पॉइंट ये क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। अब एक पर्सन है जिसने कंपनी को लोन दे रखा है या उसकी सब्सिडरी को दे रखा है या उसकी होल्डिंग को या एसोसिएट को। कितने अमाउंट का? फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख, वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता। यानी आप ऐसे समझो कि अगर एक पर्सन है और उसने 5 लाख से ज्यादा का लोन उस कंपनी को दे रखा है, उस कंपनी को, उस कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, कितने अमाउंट का? 5 लाख से ज्यादा का, फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख, तो आप उसको भी क्या नहीं कर सकते हो? अपॉइंट नहीं कर सकते। बोलो आया पॉइंट समझ में? की पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ indebtedness of any third party to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company for an amount exceeding ₹1 lakh. बताओ इसका पॉइंट क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, यानी इसने क्या बोला समझो, अगर मान लो एक पर्सन है जिसने गारंटी दी है, अब गारंटी किसके लिए दी है? किसी थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दी है आपने जो गारंटी दी है वो थर्ड पार्टी के लिए दी है, और गारंटी का जो या फिर उस कंपनी के लिए हो या उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग या एसोसिएट को दी है, और गारंटी का अमाउंट कितना है? फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसमें ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। वापस से देखना, एक पर्सन जिसने गारंटी दी है या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है किसी थर्ड पार्टी के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो
ये मिस्टर ए हैं और इन्होंने मिस्टर बी के लिए कंपनी को गारंटी दी है कि भैया अगर ये लोन नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा, या इस तरह की कोई गारंटी या सिक्योरिटी अगर आपने प्रोवाइड की है जिस गारंटी का अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख है, जिस गारंटी का अमाउंट क्या है, एक्सीडिंग ₹1 लाख, तो उस केस में इस पर्सन को एज अ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। बोलो आया ये पॉइंट? एक बार वापस से पढ़ो यहां तक के पॉइंट्स में क्या क्या आया। देखो, पॉइंट नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड, एलएलपी है अपॉइंट हो सकती है। दूसरा, उस कंपनी का खुद का ऑफिसर और एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं हो सकता। तीसरा, कोई भी उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का अगर कोई पार्टनर है या कोई एम्प्लॉयमेंट में है उसके पास, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन या उसका रिलेटिव या पार्टनर जिसके पास उस कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी हो, वो नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, अरे एक मिनट, ये बहुत शोर कर रहे हैं बाहर बच्चे, एक मिनट रुको। तो ये पॉइंट है कि जो फर्म के पार्टनर हैं, अगर उनके किसी रिलेटिव ने अगर 1 लाख से ज़्यादा की कंपनी की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी ले रखी है तो फर्म अपॉइंट नहीं हो सकती। अगर किसी भी पर्सन ने गारंटी दे रखी है किसी भी लोन के रेस्पेक्ट में जो 5 लाख रुपए तक का, सॉरी लोन दे रखा है 5 लाख रुपए तक का, अगर किसी भी पर्सन ने कंपनी को या उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, तो अपॉइंट नहीं हो सकता। अब अगर गारंटी की बात आएगी तो 1 लाख रुपए का रूल है कि अगर एक पर्सन है जिसने गारंटी दी हुई है किसी भी थर्ड पार्टी के लिए, कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडरी को, वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, a person or a firm who whether directly or indirectly has business relationship with the company or its subsidiary or holding or associate, मतलब कोई भी पर्सन और कोई भी फर्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कंपनी के साथ बिजनेस में लगी हुई है, बिजनेस कर रही है, किसी भी प्रकार का बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही है, तो उसे भी आप स्टैट्यूटरी जो कॉस्ट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते हो। भाई अगर आपका उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, उसके साथ आप कोई गुड्स का लेन देन कर रहे हो, तो भी आप एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। कोई भी पर्सन जो कि उस कंपनी के किसी डायरेक्टर का रिलेटिव है या फिर डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है या किसी भी की मैनेजरियल पर्सन के रूप में उस कंपनी में काम कर रहा है, तो वो पर्सन भी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। A person who is in the full-time employment elsewhere or a person or a partner of the firm holding appointment as its auditor if such person or persons is at the date of such appointment or reappointment
होल्डिंग द अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, अगर आपने 20 कंपनीज से ज्यादा का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रखा है तो आप ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते। इस पर तो शायद मैंने भी आपको एक केस स्टडी लिखवाई भी थी, अगर ध्यान हो तो, लिमिट्स के ऊपर है क्या लिखी हुई? क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं वो तो सेम ही है ना। एक्चुअली में कंपनी लॉ का जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर है ना, उसकी भी तो यही है सारी लिमिट्स। नहीं है, वहां पर होना चाहिए बिल्कुल एज इट इज है। मेरे को जहां तक ध्यान है पूरे ये पॉइंट सारे एज इट इज हैं बिल्कुल, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट का ही तो सेक्शन है पूरा। फिर उसके बाद इसने बोला अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। ये बोल रहे हैं कोई भी पर्सन जिसे कोर्ट ने एक फ्रॉड का दोषी माना था तो वो 10 साल तक क्या नहीं हो सकता, अपॉइंट नहीं हो सकता। जब तक उसके 10 साल एंड ना हो जाएं उसके बाद वो अपॉइंट हो सकता है, लेकिन 10 सालों तक जब कोर्ट ने उसे किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए माना उसके बाद वो 10 सालों तक अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर कोई भी पर्सन या उसकी सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट किसी भी फॉर्म में अगर इस तरह की उस कंपनी को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे रही है तो भी आप उस कंपनी में क्या अपॉइंट नहीं हो सकते, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। भाई जैसे मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कोई सब्सिडरी एसोसिएट है या फिर आपकी कोई फर्म है और वो इस पर्टिकुलर कंपनी को अकाउंटिंग या बुक कीपिंग से रिलेटेड, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक्चुरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर आप इस तरह की कोई सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हो, उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आप उस कंपनी के ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते हो। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, तो फिर आप इस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते हो। तो ये थे आपके पास अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सी पॉइंट ये वाला पर्सन वाला, देखो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि मान लो एक कंपनी का कोई भी ऑफिसर है या उस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय है, अब उस एम्प्लॉय ने एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है साथ में, या उस ऑफिसर या एम्प्लॉय के अंडर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उस केस में आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर, उस पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते जो या तो पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट है आपकी कंपनी के किसी ऑफिसर का। भाई कंपनी का ऑफिसर तो खुद ही अपॉइंट नहीं हो सकता, ये तो सेकंड पॉइंट में बोल दिया। थर्ड पॉइंट में उसने बोला कि उस कंपनी का जो ऑफिसर या एम्प्लॉय है उसका अगर कोई पार्टनर है या अगर कोई भी पर्सन जो उसके एम्प्लॉयमेंट में है वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता। ये बोल रहा है सी पॉइंट।
हाँ वो तो आपने वो भेजी है मुझे, हाँ जो इसके क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन पर, बिल्कुल हाँ अपॉइंटमेंट के भी आ गए ना इसमें। देखो ग्रुप पे भेजूं क्या मैं, ग्रुप पे एक बार। हाँ इसमें 2-3 जो केस हैं वो अपने इससे रिलेटेड भी हो गए ना। एक सेकेंड, देखो एक फाइल आई है अभी आपके पास, अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार आप, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। देखो ये क्या बोल रहा है, मिस्टर गौरव was appointed as auditor of a company on 1st December 15. The company was incorporated on 1st November 15. Mr. Kailash, a relative of Mr. Gaurav, was holding the security of that company having a face value of 1,10,000. Mr. Mangesh, a shareholder of the company, raised the objection of अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। तो एक शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई उसके रिलेटिव के पास तो बताओ अपॉइंट हो सकता है क्या ये? कौन से पॉइंट में जाएगा? इस पॉइंट में आ गया क्या ये? ई पॉइंट में बोलो भाई। तो बस ऐसे ही क्या इनके कुछ केस होने चाहिए कि भाई जिनसे आपको थोड़ा इजीली समझ आता है कि भाई हाँ कि अगर रिलेटिव के पास 1 लाख से ज़्यादा की क्या है फेस वैल्यू की अगर सिक्योरिटी है तो आप उसको फिर अपॉइंट नहीं कर सकते हो। अब जैसे देखो, अब हम पढ़ तो कॉस्ट ऑडिट रहे हैं बट इन्होंने क्वालिफिकेशन में पूरा जो पॉइंट दिया वो किसका दिया? सेक्शन 141 का रेफरेंस दिया है पूरा। एज पर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट द फॉलोइंग पर्सन्स शुड बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कंपनी ऑडिटर। A person shall be eligible for appointment as an auditor of the company only if he is a chartered accountant. एक पर्सन तभी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है जब वो क्या हो? चार्टेड अकाउंटेंट हो। A firm can also be appointed by its firm name to act as an auditor of the company if the majority of its partner practicing in India are qualified for the appointment as a company auditor. इसने क्या बोला? एक फर्म को फर्म के नाम में आप क्या कर सकते हो? ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर सकते हो अगर उसके जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर हैं वो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए और वो क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो उस फर्म को हम क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोला? वेयर अ फर्म including a limited liability partnership is appointed as an auditor of the company
only the partners who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. एक फर्म को अपॉइंट कर सकते हो, इंक्लूडिंग जो एलएलपी है उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है, अगर किनको, ओनली द पार्टनर्स हु आर द चार्टेड अकाउंटेंट एंड ऑथराइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। ये बोल रहे हैं एक फर्म या एलएलपी को भी आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन ओनली द पार्टनर्स, केवल उन्हीं पार्टनर्स में जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं और जिनको फर्म के बिहाफ पर ऑथराइज्ड किया गया है काम करने के लिए और साइन करने के लिए। तो आप उस केस में इनको क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। बोलो क्लियर ये पॉइंट? अब ये सारे पॉइंट ऑलरेडी आपने स्टडी नोट 2 में पढ़े थे, जो कॉस्ट ऑडिट के रूल्स थे। अपॉइंटमेंट में देखो इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर 139 शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर। अब दूसरा क्या था, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब होना चाहिए, जिन जिन कंपनियां जो कि इस कैटेगरी में आ रही हैं उनको 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट अ कॉस्ट ऑडिटर। यानी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब कौन कौन सी कंपनियां जो रूल 3 में आ रही हैं और रूल 4 में आ रही हैं। ध्यान है रूल 3 रूल 4 क्या थे, कंपनी ऑडिट के 3 और रूल 4। एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के रूल थे और एक कॉस्ट ऑडिट के रूल थे। तो वो यही बोल रहे हैं कि आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के कितने दिन में 180 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट करना होगा। कॉस्ट ऑडिटर को और उसके अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग जिसमें ये अपॉइंटमेंट किया गया है और विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, इसे CRA 2 फॉर्म में आपको सबमिट करनी पड़ती है। ये भी आपने रूल पढ़ा था। यानी अगर आप जिस बोर्ड मीटिंग में आपने अपॉइंटमेंट किया है उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो उसके कमेंसमेंट से 180 दिन, इन दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक आपको क्या करनी होगी, अपॉइंटमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको फाइल करनी है CAR 2 में, कंपनी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। ध्यान है क्या ये रूल, 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट और 180 days from commencement whichever is earlier। अब जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है वो कब तक काम कर सकता है, या तो
180 days from the closure of the financial year or submit the cost audit report for which he has been appointed. ये भी रूल मैंने आपको बताया था कि जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए उसे कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, या तो उस ईयर के एंड होने के बाद 183 डेज के अंदर अंदर, और या फिर जब उस पर्टिकुलर ईयर की उसने क्या सबमिट कर दी है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी है, इनमें से जो भी पहले हो उसको अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है, वो वहीं तक अपना काम कर सकता है। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को फिल करना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस अपॉइंटमेंट की, यानी जो नया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। Every cost auditor who conduct an audit of the cost records of the company shall submit the cost audit report along with his observations, reservations, qualifications और suggestion in form number CRA 3। हर कॉस्ट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट जब वो सबमिट करेगा तो उसके साथ उसे अपने सारे ऑब्जर्वेशंस, रिजर्वेशन, सारे पॉइंट क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं फॉर्म नंबर CRA 3 में। फिर क्या दिया इसने, एवरी कॉस्ट ऑडिटर शेल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द रिपोर्ट रिलेट्स, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कंसीडर एंड एग्जामिन सच रिपोर्ट, पर्टिकुलरली एनी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेंट देयरइन। यानी कॉस्ट ऑडिटर को क्या करना होगा, रिपोर्ट कहां भेजनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कितने दिन के अंदर अंदर, 180 दिन के अंदर। कुछ याद है क्या ऐसे पॉइंट?
एक बार लिंक भेज देना दिव्येश। थैंक यू। हाँ जी देखो, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर बिल्कुल। अब फिर उसने क्या लिखा कि जो एवरी कॉस्ट ऑडिटर शेल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा। कितने दिन के अंदर अंदर? 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब कंपनी को जब ये रिपोर्ट मिलेगी तो कंपनी उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करेगी CRA 4 फॉर्म में। यानी ऑडिटर तो देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो 180 दिन के अंदर अंदर देगा। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यानी कंपनी को वो रिपोर्ट मिल जाएगी तो कंपनी उस रिपोर्ट को 30 दिन के अंदर अंदर किसको सबमिट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। तो ये इसके अपॉइंटमेंट के सारे रूल्स हैं आपके। मतलब ऑडिटर कंपनी को तो CRA 3 में और कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4। बिल्कुल। देखिए इसमें तो बहुत छोटे छोटे, मतलब अगर क्वेश्चन बनते हैं या तो पूरा कंप्लीट तो इसमें बनता नहीं है। इसमें तो क्या ऑब्जेक्टिव या कुछ केस स्टडी में अगर वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फॉर्म नंबर्स तो जो हैं वो तो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं आपसे, मतलब अपॉइंटमेंट कितने दिन में होगा, फिर उसके बाद अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे रेजिग्नेशन का पॉइंट है तो क्या लाइन दी इन्होंने कि अगर कोई ऑडिटर को फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को और रजिस्ट्रार को। जैसे अगर मान लो आप रेजिग्नेशन देना चाह रहे हो तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? रेजिग्नेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कंपनी को सूचना देनी पड़ेगी और रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर 50,000 रुपए तक का फाइन है और जिसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। तो ये इसके रेजिग्नेशन का पॉइंट हो गया। रोटेशन के रूल इस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कॉस्ट ऑडिटर के लिए ठीक है, तो रोटेशन के द्वारा इस पर
देखो ये क्या बोल रहा है, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर रोटेशन इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कॉस्ट ऑडिटर, क्योंकि इस तरह का कोई स्टैच्यूरी प्रोविजन की किसी कॉस्ट ऑडिटर को रोटेशन के द्वारा रिटायर होना है, इस तरह का कोई भी पॉइंट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है आपका। ये शायद रेमुनरेशन और इसके रिमूवल का 2 बार आ गए पॉइंट। देखो रेमुनरेशन के लिए क्या बोल रहे हैं, रेमुनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर पर वही रूल लगेंगे आपके फॉर द पर सेक्शन 148। अगर कोई भी कंपनी जिसमें एक ऑडिट कमिटी है, द बोर्ड, उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, पढ़ो एक बार इसको। Rule 14 of the companies had laid down the procedure for the appointment and the fixing of a remuneration of a cost auditor. रूल 14 जो है आपका, उसने डिफाइन किया है कि किस तरह से कॉस्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन होगा। तो इसमें क्या है, 2 तरह के वो बनाए गए। एक वो जहां पर कंपनियों को एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, उनके लिए रेमुनरेशन, और जो भी अदर कंपनीज हैं यानी which are not required to constitute the audit committee। तो रेमुनरेशन से रिलेटेड 2 तरह के रूल इन्होंने बताए। एक ऐसी कंपनी जिनको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है, और बाकी की वो कंपनियां जहां पर ऑडिट कमेटी जरूरी नहीं है। तो जहां पर ऑडिट कमेटी बनती है वहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऑडिट कमेटी क्या करेगी, सबसे पहले रेमुनरेशन डिसाइड करेगी, देन इस रेमुनरेशन को बाद में रेटिफाइड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या फिर सब्सिक्वेंटली शेयर होल्डर्स के द्वारा। और जहां पर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड खुद एक पर्सन अपॉइंट करेगा और उसके ऑडिटर को मतलब क्या करेगा, उसका रेमुनरेशन डिफाइन करेगा और फिर उसको रेटिफाई किया जा सकता है शेयर होल्डर के द्वारा। यानी अब 2 चीजें हो गई, ध्यान से समझना। अगर मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी है, इसमें 2 हिस्से हैं। एक जहां पर ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है, इसके रूल भी पढ़े क्या आपने, ऑडिट कमेटी किनको बनाना होता है। तो यहां पर तो पहले कमेटी बनाएगी रेमुनरेशन, उसे रेटिफाई किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, फिर रेटिफाई किया जा सकता है शेयर होल्डर के द्वारा। जहां ऑडिट कमेटी नहीं है तो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसे रेटिफाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स। ये रूल है, ध्यान है कि आपको ऑडिट कमेटी का रूल, कौन सी कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी होती है। ये मुझे ध्यान नहीं है, ऑडिट कमेटी वाला रूल आप ध्यान रखना। आपने रेमुनरेशन का रूल तो ये है कि अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी बनी है तो पहले वो डिसाइड करेगी, रिकमेंडेशन करेगी रेमुनरेशन का। अगर जरूरत पड़े तो फिर सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाता है, वो उसे चेंज कर सकता है, और फाइनली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेमुनरेशन को भी चेंज करना है तो शेयर होल्डर के पास पावर है। और जहां पर ये कमेटी नहीं है तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेमुनरेशन डिसाइड करेंगे और उनके रेमुनरेशन को रेटिफाइड किया जा सकता है शेयर होल्डर के द्वारा।
ठीक है, आगे इसको अब हम कल कवर कर लेंगे। तो कल हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आज आप इसको वापस से पढ़ लेना 10-15 मिनट निकाल कर, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन और इनके रूल्स को। मेनली तो वो जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ये वाला, एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हिस्सा है एक तो, और एक सबसे पहले वाला ये वाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है।